हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको बताने वाला हूं आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन क्या होता है, इसका ख़तरा किन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है, अगर आपके अंदर आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो उसकी वजह से कौन कौन से रिस्क आपके अंदर हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं कि कैल्सिफिकेशन क्या चीज़ है। देखिए, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में जब भी कभी कैल्शियम का डिपॉजिशन होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिफिकेशन। जो डाइट में कैल्शियम हम अपनी खाते हैं, वो कैल्शियम का मकसद होता है कि वो हमारी बोन्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो और वहाँ पर कैल्सिफिकेशन करे, जिससे कि बोन्स स्ट्रॉन्ग रह सकें। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बोन्स के अंदर इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की जो कुव्वत होती है वो कम होने लगती है और उल्टा जो है बोन्स से डीकैल्सिफिकेशन होने लगता है, यानी बोन्स में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। ये जो कैल्शियम है जो हमारी बोन्स से निकलता है और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ये हमारी बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ में जाकर कई बार डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब ये कैल्शियम आपकी बॉडी के किसी भी टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो सकता है और कैल्सिफिकेशन कर सकता है। आपकी बोन्स के अलावा ये आपकी मसल्स में भी डिपॉजिट हो सकता है, आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट हो सकता है, आपकी आइज़ में भी डिपॉजिट हो सकता है और भी किसी ऑर्गन में भी जाके डिपॉजिट हो सकता है, यहाँ तक कि आपके लिवर में भी डिपॉजिट हो सकता है। अब ये कैल्शियम का डिपॉजिशन अगर आपकी आर्टरीज की वॉल में होने लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन। इस आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपकी आर्टरीज़ की वॉल में कैल्शियम जमने लगता है तो उसकी वजह से आपकी आर्टरीज़ की वॉल सख्त होने लगती हैं, हड्डी जैसी बनने लगती हैं, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम आके जमने लगा है। आर्टीरियल वॉल के सख्त होने की वजह से उसके अंदर इलास्टिसिटी कम हो जाती है, यानी जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, ना तो वो ज़्यादा फैल पाती है और ना ही वो ज़्यादा सिकुड़ पाती है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है जो कि हमारे डेली रूटीन के हिसाब से होता रहता है। यानी कभी हमारी आर्टरीज़ को फैलने की ज़रूरत होती है जब हम ज़्यादा कुछ भाग दौड़ करते हैं, या फिर कभी हम रिलैक्स करते हैं तो उस टाइम आर्टरीज़ नॉर्मल अपने शेप में भी आ जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो कि इस आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ती है और आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि दिल से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। एक चीज़ आपके लिए समझने वाली यहाँ पर यह है दोस्तों कि आपकी आर्टरीज़ के अंदर कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होने के लिए वहाँ पर पहले से एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस अगर आपकी आर्टरीज़ में होना है तो उसके लिए आपकी आर्टरीज़ के अंदर पहले से कोलेस्ट्रॉल और फैट का डिपोजिशन होना चाहिए। यानी इस प्रोसेस को, जिसके अंदर आपकी आर्टरीज़ के अंदर फैट्स और कोलेस्ट्रॉल जमता है, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इस प्रोसेस के होने के बाद ही आपकी आर्टरीज़ के अंदर जो है वो कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। यानी अगर आपकी आर्टरीज साफ़ हैं, उनके अंदर पहले से कोलेस्ट्रॉल नहीं है, फैट्स का डिपोजिशन नहीं है और प्लैकिंग नहीं है, तो वहाँ पर कैल्सिफिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जब आपकी आर्टरीज़ के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, यानी फैट्स और कोलेस्ट्रॉल जमते हैं, तो उसकी वजह से आर्टरीज़ का ल्यूमेन जो है वो तंग हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए। लेकिन इस तंगी के साथ साथ उसकी आर्टरी की जो लचीलापन है, जो इलास्टिसिटी है, वो कम नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है, जो कि एक बहुत स्लो प्रोसेस है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो उसके बाद करीब 5 साल का समय लगता है वहाँ पर कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने में। यानी बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। तो जब एक बार वहाँ पर आपके कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो ल्यूमेन तो आपका तंग था ही एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, इसके साथ साथ वहाँ पे आर्टरी का जो इलास्टिसिटी है वो भी चली जाती है, जिसकी वजह से कंडीशन और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियाँ होने का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब पॉसिबली आप सोच रहे होंगे कि आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन होने का रिस्क किन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है। तो देखिए, अगर मैं सेक्स की बात करूं तो फीमेल्स के अंदर मेल्स के कंपैरिजन में इसका रिस्क कम होता है, या मैं कह सकता हूं कि जो ऑनसेट है वो डिलेड होता है, ज़्यादा उम्र में शुरू होता है। अगर एज की बात करें तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन होने का रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। अगर एज की ही हम बात करें तो 70 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग होते हैं उनमें से करीब 90% मेल्स के अंदर कैल्सिफिकेशन होता है
और फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो करीब 67% फीमेल्स के अंदर, जो कि 70 साल से ऊपर की उम्र की होती हैं, उनके अंदर भी कैल्सिफिकेशन होता है। इसके साथ साथ अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर की प्रॉब्लम है तो आपके अंदर इसके होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, तो ऐसे केसेस में भी आपके अंदर कैल्सिफिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, उनके अंदर इसका रिस्क ज़्यादा होता है। जिन लोगों के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों के अंदर भी कैल्सिफिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों के अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली में कभी कोई हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ की कोई हिस्ट्री होती है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी इसका रिस्क ज़्यादा होता है। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, ऐसे लोगों के अंदर भी आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन एक इतना स्लो प्रोसेस है कि इसका आमतौर पे हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हो पाता है, पता ही नहीं लग पाता है। और क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है तो इनिशियल स्टेजेस में इसके कोई सिम्टम्स या लक्षण भी हमारे अंदर नज़र नहीं आते हैं। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी आर्टरीज़ हेल्दी हैं या नहीं हैं, या आप किस तरह से अपनी आर्टरीज़ का इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि उनके अंदर कहीं कैल्सिफिकेशन तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा टेस्ट होता है दोस्तों, जो कि आप करा सकते हैं। इस टेस्ट को बोलते हैं CAC टेस्ट, यानी कि कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन टेस्ट। ये एक तरह का CT स्कैन होता है जिसके अंदर आपकी कोरोनरी आर्टरीज़ को स्कैन किया जाता है और देखा जाता है कि उनके अंदर कहीं कैल्सिफिकेशन तो नहीं हो रहा है, कैल्शियम के डिपॉजिट्स तो नहीं जमा हुए। इस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो नंबर्स में आता है, स्कोर्स में आता है। तो अगर आपका स्कोर 0 आ रहा है तो ये एक आइडियल सिचुएशन होती है, यानी आपकी आर्टरीज़ के अंदर कोई भी कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया बात है आपके लिए, वैसे ये बहुत रेयर होता है। अगर आपका जो स्कोर है वो 1 से लेकर 99 तक आता है, इसका मतलब है कि आपके अंदर माइल्ड कैल्सिफिकेशन है, यानी बहुत हल्का फुल्का कैल्सिफिकेशन है जिसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। अगर इसका स्कोर आपका आता है 100 से लेकर 399 तक, तो ये मॉडरेट कैटेगरी में आता है, यानी अब आपको थोड़ा ध्यान देने की, फिक्र करने की ज़रूरत है और इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे ये प्रोसेस आपका रुक जाए या रिवर्स हो। अगर आपका स्कोर 400 या उससे ज़्यादा आता है तो ये एक सीवियर कैटेगरी में आता है, यानी बहुत रिस्की कंडीशन होती है जिसमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके बारे में कुछ ना कुछ करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी आर्टरीज़ की एक्चुअल कंडीशन क्या है और उसके अंदर कैल्सिफिकेशन कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इस टेस्ट को किन लोगों को कराना चाहिए, ये भी एक सवाल उठता है। तो अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, यानी आपकी फैमिली में किसी को कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम थी, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, या इस तरह की कोई और कार्डियक प्रॉब्लम्स है, तो उस केस में क्योंकि आपके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है तो आपको 40 साल के बाद, या बल्कि अगर कोई प्रॉब्लम सिम्टम्स आपके आ रहे हैं तो उससे भी पहले हर 2-3 साल के अंदर इसको एक बार टेस्ट को करा लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि आपको चेस्ट पेन होता है, या पैल्पिटेशन होता है, या पसीने आते हैं, या आपका सांस फूलता है, या चलने फिरने से कमज़ोरी महसूस होती है, या दिल घबराने लगता है, तो ऐसे लोग भी इस टेस्ट को करा सकते हैं। हर 2-3 साल के अंदर एक बार अगर आप इसको करा लेंगे तो इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपकी आर्टरीज़ की क्या कंडीशन चल रही है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जिनके अंदर इसका रिस्क ज़्यादा होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे डायबिटीज़ है या मोटापा है, तो ऐसे लोगों को भी इसका जो टेस्ट है वो रेगुलरली हर 2-3 साल में या 5 साल में एक बार करा लेना चाहिए, जिससे एक अंदाज़ा उनको लग सके। आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए और स्लो डाउन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी आर्टरीज़ हेल्दी बनी रहें, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करनी ज़रूरी होती हैं। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी फूड्स लेने चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल से या प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, एक्सेसिव यूज़ ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट से आपको बचना चाहिए, और इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल से भी आपको बचना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हेल्दी बनाती हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी आर्टरीज़ को भी हेल्दी बनाती हैं और कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों 2 स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि मैं आज आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपकी बॉडी के अंदर आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। पहली चीज़ होती है विटामिन K2 और दूसरी चीज़ होती है विटामिन D3।
ये दो ऐसे विटामिन्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करने का, ब्लॉक करने का काम करते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 पूरा है और विटामिन K2 एनफ है, जितना होना चाहिए उतना है, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आपके अंदर इस केस में आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 कम है और K2 भी आप कम लेते हैं डाइट में, तो आपके अंदर रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन K2 लें और अच्छी क्वांटिटी में, इनफ क्वांटिटी में आपको विटामिन D3 भी लेना चाहिए। विटामिन K2 की सप्लाई के लिए आप एग यॉक ले सकते हैं। अंडे की जर्दी के अंदर होता है विटामिन K2। अब बहुत से लोग हो सकता है बोलेंगे इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो अंडे की जर्दी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों। इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अंडे की जर्दी एक अच्छी चीज़ है जो आप ले सकते हैं। दिन में 2 से 3 अंडे अगर आप लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन K2 मिल जाता है। इसके अलावा फिश के अंदर विटामिन K2 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, चिकन्स के अंदर होता है, मशरूम के अंदर आपको विटामिन K2 मिल जाता है। और अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूं तो वेजिटेबल्स यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर आपको यूजुअली विटामिन K1 मिलता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस विटामिन K1 को विटामिन K2 में कन्वर्ट कर देते हैं पार्शियली। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं इन केस आप अगर वेजिटेरियन हैं तो। विटामिन D3 की अगर मैं बात करूं तो विटामिन D3 आपको फ्री में सनलाइट से अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो उससे आपको डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनफ विटामिन D मिल जाता है। आपको कोई अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इतनी देर तक सनलाइट में एक्सपोजर नहीं ले सकते हैं तो उस केस में आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। एक दिन में करीब 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन D3 अगर आप लेते हैं तो इससे आपके जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है और आपकी आर्टरीज और आपकी जो बोन्स हैं वो भी हेल्दी बनी रहती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ थॉट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।